पहुंच चुके हैं और वहां पर वो पीड़ित परिजनों से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। और लगातार जिस तरीके से आपको बता दें कि सबसे पहले कांग्रेस वहां पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे थे और उसके बाद वहां पर लगातार अब राजनीतिक लोग जा रहे हैं। आज वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंचे और समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो वहां पर पहुंचे थे और इसके अलावा जो राष्ट्रीय लोकदल है उसके नेता जयंत चौधरी भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने मुलाकात की। और अब सीधी तस्वीरें आपने वहां से देखी हैं, चंद्रशेखर रावण वहां पर मौजूद हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में एनडीए में बिखराव देखने को मिल रहा है, बिखर गया है एनडीए का कुनबा। एलजेपी को मंजूर नहीं है बिहार में नीतीश का नेतृत्व। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महागठबंधन के बाद अब एनडीए में भी वहां पर बिखराव नजर आ रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी ने यह बड़ा फैसला लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव नहीं लड़ेगी पार्टी, ये बड़ी खबर। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट ये चुनावी नारा है और संसदीय बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया है। एलजेपी को मंजूर नहीं है बिहार में नीतीश का नेतृत्व। नीतीश के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेगी एलजेपी और बीजेपी के साथ हालांकि हाथ मिलाने को तैयार है। जेडीयू से एलजेपी के रास्ते अलग हो चुके हैं। दिल्ली में पार्टी की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है। एलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है। मिहिर मिश्रा हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिहिर, किस तरीके से अब आगे की जो राह है वो तय होगी? एलजेपी किस तरीके से अब बिहार चुनाव में उतरेगी? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम जो समीकरण चल रहे थे, इसमें लगभग ये तय हो चुका था कि एलजेपी और जेडीयू दोनों में बन नहीं रही थी और इसलिए तमाम जगहों पहले ही पटना की सड़कों पे पोस्टर लगने शुरू हो गए थे जहां पर लिख रहा था कि मोदी से दोस्ती है लेकिन नीतीश तेरी खैर नहीं, मोदी से वैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। तो इस सब को देखते हुए पहले से ही आंकड़ा तय था। दूसरा, अंदर खाने ये भी तय हो गया था कि जो सीटों का बंटवारा जो है एनडीए में वो लगभग तय हो गया था कि इक्वली लड़ने को तैयार हो गए थे बीजेपी और जेडीयू। तो यानी कि एलजेपी की गुंजाइश तो पहले ही खत्म हो गई थी। अब एक कहावत है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, उसको देखते हुए एलजेपी ये कह रही है कि नहीं, हमारा बीजेपी के साथ रहेगा लेकिन हम नीतीश की जो पार्टी है उसका नेतृत्व मंजूर नहीं है और जगह जगह हम नीतीश को चैलेंज करेंगे, उनकी पार्टी को चैलेंज करेंगे। तो ये एक कॉस्मेटिक जेस्चर है क्योंकि ये लगभग पहले ही ताना बाना तय हो गया था कि चिराग पासवान की गुंजाइश बिहार में एनडीए में लगभग एलजेपी जो हाशिए पर चली गई थी, ये जितनी सीटें मांग रहे थे उतने देने को कोई तैयार नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि क्या इससे, चूंकि अब हम सबको ये क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा बड़ा वोट बैंक किसका है। तो एलजेपी का जिस महादलित वोट बैंक पर दावेदारी एलजेपी करती है, उस वोट बैंक की इकलौती दावेदार एलजेपी अब रही नहीं, उसके कई सारे दावेदार हैं। उसकी नीतीश कुमार अपने अलग तरीके से भरपाई करने की कोशिश में लगे हुए हैं, बीजेपी अपने अलग तरीके से भरपाई करने की कोशिश में लग रही है। तो इन सबको देखते हुए सीन बहुत पहले से क्लियर था हितेंद्र, और आज औपचारिक रूप से मुहर इससे लगे कि एलजेपी के पास कोई रास्ता बचा ही नहीं था दरअसल, क्योंकि ये तमाम खबरें पहले से आनी शुरू हो गई थी कि इक्वली सीटों का बंटवारा हो गया है। बीजेपी ने और जेडीयू जनता दल यूनाइटेड ने अपने आधी आधी सीटों का बंटवारा कर लिया है। तो उसके बाद एलजेपी के पास रास्ता क्या था? तो एक सम्मानजनक रास्ता यही था कि एक बोल्ड चेहरा दिखाते हुए कह दें कि हम जो है अलग चुनाव लड़ेंगे, हमें बीजेपी से कोई परहेज नहीं है, चुनाव के बाद हम गठबंधन करेंगे बीजेपी से तो सरकार बनाएंगे, लेकिन नीतीश के नेतृत्व में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हितेंद्र जी बिल्कुल मिहिर, जो ट्वीट चिराग पासवान इससे पहले करते रहे हैं उसमें साफ तौर पर उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक फोटो उन्होंने शेयर किया है और उस पत्र में उन्होंने काफी भावुक पोस्ट लिखी है और बिहार को ऊपर उठाने की बात वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये अंदेशा लगाया जा सकता है, ये साफ है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार में जो मंत्री पद मिला है उसको बचाने की भी कोशिश है। हालांकि रामविलास पासवान फिलहाल बीमार हैं और उनका उपचार अस्पताल में चल रहा है, ऑपरेशन भी उनका हुआ है। इस बात की जानकारी भी खुद चिराग पासवान ने अपने ट्वीट के जरिए दी है। लेकिन ऐसे में क्या यही वजह है कि बीजेपी से कोई नाराजगी नहीं है, बीजेपी के खिलाफ बगावत भी नहीं है? हालांकि जिस तरीके से नीतीश कुमार के साथ सीधा इन्होंने अब मुकाबला किया है और बीजेपी के नेता, जो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, वो भी कई बार फटकार लगा चुके हैं चिराग पासवान को, लेकिन उसके बाद भी कुछ बात बनती हुई नजर नहीं आई। नहीं, दरअसल देखिए, राजनीति जो है पूरा का पूरा खेल होता है, खासतौर से चुनाव के सीजन में पूरा खेल नंबर का होता है। तो जब ये ऐसा नहीं, बार्गेनिंग की कोशिश चल रही थी और ये बार्गेनिंग आखिरी वक्त तक बिल्कुल स्ट्रांग बार्गेनिंग चलती रही कि भाई हमें इतनी सीटें चाहिए, इतनी सीटें हमें चाहिए ही चाहिए,
लेकिन चक्कर ये है कि अभी का जो चुनावी परिदृश्य है उसमें ना तो बीजेपी अपनी सीटें कम करने को तैयार थी, ना ही जनता दल यूनाइटेड। तो फिर चिराग पासवान जितने सीटों का 40 से ज्यादा सीटों का दावा कर रहे थे, 243 सीटें बिहार विधानसभा में कुल हैं, तो और पिछली बार जो चुनाव में इनका परफॉर्मेंस रहा था इनकी पार्टी का, वो इतना अच्छा नहीं रहा था कि इतनी कुर्बानी बीजेपी अफोर्ड कर पाती या जेडीयू कर पाती। तो फिर रास्ता क्या था? अब चक्कर क्या है कि चिराग पासवान जाहिरा तौर पर केंद्र में साझीदार है सत्ता के, तो निश्चित रूप से वहां पर भी वो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन बिहार में रिस्क लेने का फिर भी बनता है, और वहां पर ये अपने मतदाताओं को एड्रेस कर सकते हैं कि देखो भाई, एलजेपी आपके स्वाभिमान के लिए अलग होने का रास्ता कबूल किया, लेकिन कंप्रोमाइज हमने नहीं किया। लेकिन ये कंप्रोमाइज नहीं, ये हारे को हरिनाम है। दरअसल सच्ची बात तो ये है कि हारे को हरिनाम है, क्योंकि जब ये तय पहले ही हो गया था कि 243 सीट में से जनता दल यूनाइटेड 119 पर और भाजपा 119 सीट पर लड़ेगी, तो फिर बाकी बचता क्या है? बाकी 5 सीटें वो जीतन राम मांझी की हम पार्टी के लिए छोड़ दिया गया था। तो इसके बाद चिराग पासवान में देखा कोई गुंजाइश नहीं बचती है, और ऐसे भी रामविलास पासवान की अभी तबीयत ठीक नहीं है, वो खुद अस्पताल में भर्ती हैं, और तो वैसे बागडोर पूरी तरह से चिराग के हाथ में था। तो कोई ना किसी ने चुनाव का ऑलरेडी सब कुछ पूरी प्रोसेस शुरू हो गई है, नॉमिनेशन फाइल करने की प्रक्रिया, तमाम चीजें शुरू हो गई हैं। तो अब एक दो दिन भी ज्यादा इसको खींचने की स्थिति में एलजेपी नहीं थी। उन्हें अपने वोटरों को भी एड्रेस करना था, और चुनाव में प्रचार भी, ये तमाम चीजें पड़ी हुई हैं। तो आखिर वही जो कहते हैं कि हारे को हरिना, तो निश्चित रूप से एलजेपी के साथ वही हुआ है। केंद्र में आप बीजेपी से अलग हो नहीं सकते, और बिहार में आप बीजेपी के साथ मिल करके, जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ नहीं सकते। तो अल्टीमेटली अलग चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखने की बात है नतीजों में किसको क्या मिलता है। जी बिल्कुल 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 मिहिर, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के ये बड़ी खबर सामने आई है। एलजेपी ने अपना अलग रास्ता अब बिहार में तय कर लिया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई भी बयानबाजी नहीं, कोई भी बात नहीं कही गई है, क्योंकि केंद्र में एलजेपी साझेदार है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव से जुड़ी हुई यह खबर, बिहार में चुनाव है, सियासी पारा भी हाई हो चुका है, महागठबंधन में सीटों का बंटवारा भी हो चुका है, तो नाराजगी भी अब सामने आ गई है। वीआईपी के प्रमुख मुकेश साहनी ने अब तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी ने मुझे धोखा दिया है, पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। मुकेश साहनी ने यह कहा है कि पार्टी एक बड़ा मोर्चा खड़ा करेगी और सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा जाएगा। मुकेश साहनी ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि धोखा करने वालों को हमने हमेशा एहसास करवाया है, और मुकेश साहनी ने यह भी कहा है कि जो अपने परिवार का नहीं हो सकता, वो बिहार के युवाओं का क्या हो सकता है। उन्होंने कहा है कि हम अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। बिहार में निषाद समाज के साथ धोखा किया गया, पीठ में खंजर भोंकने का काम किया गया, और कहीं ना कहीं जो समस्या उन्होंने खड़ा किया है, इसके लिए बिहार के तमाम अति पिछड़ा समाज, हर बुद्धिजीवी लोग, युवा साथी ये चीज समझेंगे, और आने वाले समय में 2020 में उनको बताने का काम करेंगे कि बिहार के लोग उनके पीछे नहीं है। विरासत में आपको दौलत मिल सकता है, लेकिन राजनीति नहीं मिलना चाहिए। जिसमें दम होगा वो बिहार की कुर्सी पर बैठेगा, मेरा ये मानना है। और मैं 2025 में मैं डंके के चोट पे कहूंगा कि जिस युवा में ताकत होगा, 2025 में वो बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। मैं तहे दिल से उनके समर्थन करूंगा, लेकिन ऐसे लोगों को नहीं जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए सोचता है, समाज के लिए नहीं सोचता है। इसलिए मैंने हम लोग पार्टी के सभी पदाधिकारी से हमने निर्णय लिया है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग संपर्क में है, और एक बड़ी मोर्चा बनाने की बात हो रहा है। हम मानते हैं कि एक बड़ा मोर्चा होगा तो निश्चित तौर पे हम वहां पे काम कर सकते हैं। नहीं तो हमने निर्णय ले चुका है कि 243 सीट पर वीआईपी पार्टी अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ने के मैदान में है। हरि पाठक हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हरि पाठक, मुकेश साहनी जिस तरीके से आक्रामक रवैया अपनाए हुए हैं और अब उन्होंने महागठबंधन से अलग होने का फैसला किया है, क्या कुछ वजह सामने आई है? किस तरीके से उनको नजरअंदाज किया गया है महागठबंधन में? जी हितेंद्र, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से ये अलगाव की बातें आई, पहले ये महागठबंधन में बातें हुई थी, तेजस्वी यादव के द्वारा कहा गया था कि आपको 25 सीटें दी जाएगी, लेकिन जिस तरह से सीटों का बंटवारा होगा और जिस टाइम इनकी मुलाकात तेजस्वी यादव से हुई तो उन्होंने 10 सीट से भी कम देने की बातें कही, जिस पर
इन्होंने कहा कि महागठबंधन का साथ नहीं दिया जाएगा, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर तेजस्वी को इस राज्य में मुख्यमंत्री का जो सपना देख रहे हैं नहीं देखने दिया जाएगा, क्योंकि जो अपने सगे भाई का नहीं हो सका वो बिहार की जनता का क्या होगा। जी बिल्कुल मुकेश साहनी की तरफ से अब आगे की जो रणनीति है वो क्या कुछ रहेगी, किस तरीके से वो आगे चुनाव में अपने उम्मीदवारों को उतारने की अब रणनीति बना रहे हैं? जी जिस तरह से इनकी बात हो रही है, इनकी बात जीतन राम मांझी से और कुशवाहा से बात हो रही है। इनका कहना है कि थर्ड फ्रंट हम लोग करेंगे और थर्ड फ्रंट बिहार की जनता के लिए सबसे सुटेबल तरीके से सामने आएगा, और ये थर्ड फ्रंट से ही कोई ना कोई बिहार का मुख्यमंत्री बने। लेकिन इस बात का अभी तक पुख्ता कोई प्रमाण नहीं मिल पा रहा है कि थर्ड फ्रंट में आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसका खुलासा अभी कोई कर पा रहा है। जी वहीं हरि पाठक, अगर बात की जाए मुकेश सहनी की, तो वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अकेले ही अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे वो। जी उम्मीदवारों की जहां तक बात हो रही है, इस सभी सीटों पर ये 3 लोग मिलकर ही सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार राजद और भाजपा के सामने खड़े करने की बातें कर रही हैं। लेकिन इनका मुख्य रूप से राजद को टारगेट बनाकर इनका चलना है और राजद को ठीक दिखाने की बातें की जा रही है। जी बिल्कुल हरि पाठक, जिस तरीके से महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ है और अब दरार देखने को मिल रही है, तो क्या इस जो अब मुकेश सहनी महागठबंधन से अलग हुए हैं, इसका कुछ फर्क पड़ने वाला है महागठबंधन पर? जी अगर गठबंधन टूटता है तो कहीं ना कहीं इसका फर्क तो पड़ता है, क्योंकि अगर उसमें गांठें पड़ जाती हैं, गांठ कितना भी किसी भी तरह से वो गांठे को आप खत्म नहीं कर सकते हैं। वही एक मामला सामने आ गया है कि जी बिल्कुल हरि पाठक, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके से महागठबंधन में जो सीटों का बंटवारा हुआ है, उसमें जो राजद है उसको जो सीटें ज्यादा दी गई हैं, उसमें यह भी कहा गया था कि जो मुकेश सहनी की पार्टी है वो उनको अपने हिस्से की जो सीटें हैं वो कुछ सीटें देंगे, और उसमें मुकेश सहनी की तरफ से कहा गया कि 25 सीटें उनको मिलनी थी। लेकिन अब जब सीटों का बंटवारा हुआ तो 10 से भी कम सीटों पर बात बन रही थी। इसी को लेकर के उन्होंने अपनी नाराजगी जताई और वो महागठबंधन से अब अलग हो गए हैं, अकेले अपने उम्मीदवारों को अपने दम पर वो चुनाव में उतारेंगे। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य इंतखाब आलम ने बिहार में चुनाव की तैयारियों को लेकर के जानकारी दी है। बिहार चुनाव में कांग्रेस की क्या रणनीति रहने वाली है वो आपको सुनवाते हैं। बनाने लायक तो सीट आ जाएगी, क्योंकि इतना इनकम्बेंसी है, इतना जबरदस्त है, लोग वोट देना चाहता नहीं है सिवाय गाली के। अगर सरकार हमारी नहीं बनती है तो जनता को और परेशानी झेलनी पड़ेगी। इसलिए जनता जान चुकी है, समझ चुकी है, चाहे वो किसी मामले को लेकर के हो। आज शिक्षक का मामला है बिहार के अंदर। शिक्षक में जिस तरह से हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ फार्मूला जो है वो लागू हो बिहार में, जो 3.5 लाख पौने 4 लाख शिक्षक है उनका परिवार हो, उसको नियमित आपको वेतन मिले और उनका जो सामान्य वेतन वाला जो मांग है उसको हम पूरा करें। तो ऐसी स्थिति में आज पेंशन का मामला है, वृद्धा पेंशन का, जो सरकार ने कम करने का काम किया गया। नौजवान का भत्ता है, जो बेरोजगारी भत्ता है, उसको कम करने का काम किया गया। आप लगातार जो कांग्रेस पार्टी की जो फर्स्ट यूपीए और सेकंड यूपीए बनी और उस सरकार में कानून बना, उस कानून के तहत जो बिहार में हम उस कानून के माध्यम से अगर लाने का काम किए हैं, तो आज उसी चीज को अगर पहलू बना के देखते हैं तो हम समझते हैं कि सरकार कुछ कर सकती है। इसलिए सरकार से जनता काफी नाराज है, काफी थक चुकी है। निश्चित तौर पर आज जो महागठबंधन की जो बात चल रही है, बहुत सारे लोग इसमें जुट रहे हैं, बहुत सारे लोग को हटाया जा रहा है कहीं ना कहीं एनडीए के इशारे पर हटाया जा रहा है, और उस इशारे में कोई भी नहीं, लेकिन जनता डिसाइड कर गया है कि बीजेपी नीतीश के खिलाफ वोट कास्ट करेंगे। जो उसके खिलाफ गठबंधन होगा, लालू यादव का गठबंधन, सोनिया गांधी का गठबंधन, कम्युनिस्ट का गठबंधन और जो छोटी पार्टियां अगर इसमें आ जाती हैं तो उनका गठबंधन, और यही गठबंधन सरकार देने में सक्षम। सर, किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जा रहे हैं? महामारी सबसे बड़ी बात है, हत्या, यहाँ लगातार अपराध, जो बिहार में अपराध का जो प्रचलन है इस कदर बढ़ा है कि लोग कहते थे कि जंगल राज था, जंगल राज। आज वो जंगल राज तो है नहीं। चलिए फिलहाल यहां पर रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है,
वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हाथरस मामले पर फुल सियासत हो रही है और सरकार की लगातार किरकिरी भी हो रही है। अब प्रशासन ने पीड़ित परिजनों से राजनीतिक लोगों को मिलने की जो इजाजत दी गई है तो और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं सरकार की। आज राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया है, जिसके बाद पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में योगी सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा है कि हाथरस में बलात्कार की शिकार मृतिका के परिवार से मिलने गए राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता जयंत चौधरी पर शासन प्रशासन और पुलिस का लाठीचार्ज घोर निंदनीय है। सरकार दंभ को छोड़ करके उन्हें तत्काल सुरक्षा दे। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सरकार पर वार किया है, नहीं चाहिए भाजपा, ऐसा उन्होंने हैशटैग भी किया है। और जिस तरीके से हाथरस में जो गैंगरेप और मौत का मामला सामने आया है उसको लेकर के लगातार प्रशासन और सरकार की किरकिरी होती नजर आ रही है। और अब जब दबाव बना, मीडिया को हालांकि पहले रोक लिया गया था और सभी राजनीतिक दलों को भी रोक दिया गया था पीड़ित परिजनों से मिलने से, और अब जब सरकार की किरकिरी हुई तो इजाजत दी गई राजनीतिक लोगों को भी और मीडिया को भी, तो तब से भी लगातार सरकार की किरकिरी ही हो रही है। हालांकि मामला सीबीआई को भी सौंपने की बात कही जा रही है, सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं सीएम योगी की तरफ से, लेकिन मामले में सियासत नहीं थम रही है। आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे, राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता जयंत चौधरी भी वहां पर पहुंचे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, और जब पुलिस के साथ झड़प हुई तो उन पर लाठीचार्ज भी किया गया। ऐसे में अब पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट कर योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लाठीचार्ज की निंदा की है, पुलिस के लाठीचार्ज को घोर और निंदनीय उन्होंने बताया है और सरकार से उन्हें सुरक्षा देने की मांग भी की है। जयंत चौधरी को सुरक्षा देने की मांग अखिलेश यादव ने की है। जिस तरीके से आज वो वहां पर पहुंचे थे और इस पूरे मामले पर सरकार जो है वो घिरती हुई नजर आ रही है, लगातार कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की इस पूरे मामले पर किरकिरी कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही है। यूपी का हाथरस राजनीति का केंद्र बन चुका है। सभी राजनीतिक दलों के नेता वहां पर पहुंच रहे हैं और गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। इसके पीछे राजनीतिक दलों की मंशा क्या है, जनता को सब कुछ साफ नजर आता है। पहले कांग्रेस पार्टी और अब समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के नेता वहां पर पहुंचे और पीड़ित परिजनों से मुलाकात की, उनका हाल जाना, इसके अलावा प्रदर्शन भी किया गया, जिसके बाद पुलिस को कानून व्यवस्था को संभालने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल के साथ आए कार्यकर्ताओं ने यहां पर जमकर हंगामा किया और इनके पथराव करने के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। गांव में इन दलों के बीच टकराव की स्थिति को देखते हुए अब अतिरिक्त बल की मांग भी की गई है और इससे पहले आरएलडी नेता जयंत चौधरी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ गांव बुलगड़ी पहुंचे और यहां पर कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। वहीं पीड़ित परिवार से मिलने बुलगड़ी गांव जाने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता पुलिस से भिड़ गए और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पुलिस पर धूल और ईंटें भी फेंकी। इस पर पुलिस ने उन्हें लाठीचार्ज कर वहां से खदेड़ा।
समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों के बीच ये सिलसिला कई बार चला और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गांव के बाहरी धरने पर भी बैठ गए थे। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम के नेतृत्व में पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलकर वापस लौट गया। सरल व्यवहार के लोग हैं, इन्होंने कभी सोचा नहीं था ऐसा इनके साथ हो जाएगा, लेकिन अब बहुत बहादुरी के साथ तमाम दबाव ये लोग झेल रहे हैं। पहले तो यहाँ का वातावरण माहौल देखकर ऐसा लग रहा है कि उल्टा इन्होंने क्या कोई अपराध किया है, तो ये घेराबंदी समाप्त होनी चाहिए। जो मुख्यमंत्री बात कह रहे हैं कि इनका नार्को किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं। दोषी का भी, कोई अपराधी हो, उसका भी बिना उसकी अनुमति के आप नार्को टेस्ट नहीं करा सकते। तो इन पे कोई दोष है क्या, इन्होंने कुछ क्राइम किया हो? सबसे बड़ा सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन का रवैया शुरू से ही अविश्वसनीय रहा है और इस परिवार का कहना यह है, पीड़ित परिवार का कहना यह है कि शुरू से ही अगर लचर रवैया न रहा होता स्थानीय प्रशासन का तो हालात खराब नहीं होते। सब कुछ होने के बाद असल और बुनियादी सवाल ये है कि 29 तारीख की सुबह के समय उस लड़की का निधन हो गया। उसके बाद जिस तरह से रात्रि के समय सबको यहाँ लाए हैं, बगैर परिवार की सहमति के, बगैर परिवार के करीब आए, बगैर हिंदी रीति रिवाज के उसका जिस तरह से अंतिम संस्कार किया है, वो शक पैदा करता है कि कहीं न कहीं नियत में खोट है, तथ्यों को छिपाया जा रहा है। सीबीआई जांच की बात कही गई, आप लोगों को समाजवादी पार्टी की मांग है कि उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश हाथरस में रेप और मौत का मामला पूरी तरह से गरमाया हुआ है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हाथरस पहुंचे और सपा कार्यकर्ताओं ने वहां पर प्रदर्शन किया और वहीं जयंत चौधरी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात करके उनका हालचाल जाना है। ये दो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से सड़कों पर लेट लेट करके वहां पर प्रदर्शन किया है और हालांकि जब इनकी झड़प पुलिस से हुई तो पुलिस को इनके ऊपर लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। और वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं जयंत चौधरी पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं और वहां पर मीडिया से भी वो मिले। पुनीत मोहन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। पुनीत, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार राजनीतिक दलों के नेता वहां पर पहुंच रहे हैं? देखिए, हाथरस के चन्नप्पा इलाके में जब ये घटना हुई उसके बाद विपक्षी दल योगी सरकार पर खासा हावी था और विपक्षी दलों का वहां जाना रोक दिया गया था, लेकिन पिछले 2 तारीख छूट गई है। हालांकि धारा 144 लागू है और केवल 5 लोग ही अलाउ है, लेकिन जब कोई बड़ा नेता वहां पर पहुंचता है तो साथ आसपास के बहुत से कार्यकर्ता संख्या में जुम के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है वहां पर समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए थे जिन्हें गांव के बाहर रोका गया। वो वहां धरने पर भी बैठ गए हैं। पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज भी करना पड़ा है और सीधे तौर पर 5 प्रतिनिधिमंडल जिसमें नरेश उत्तम जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, वो वहां जाकर के पीड़िता से मिले हैं और सीधे तौर पर उनको आश्वासन दिया है कि समाजवादी पार्टी इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ है। जी, इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अब ट्वीट किया है और जयंत चौधरी का नाम लेकर के उन्होंने कहा है कि जयंत चौधरी पर जो लाठीचार्ज हुआ है वो घोर निंदनीय है और सरकार को उन्हें सुरक्षा देनी चाहिए, तो इससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि विपक्ष इस पूरे मामले पर एकजुट हो गया है और सरकार को पूरी तरह से घेरने की कोशिशों में जुटा हुआ है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से विपक्ष की लामबंदता साथ में दिख रही है और जिस तरीके से विपक्ष एक साथ है, कहीं ना कहीं योगी सरकार को भी खासा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है, कभी एसआईटी की जांच को लेकर के सवाल उठाता है तो कभी पीड़िता के परिजनों को जो परेशान किया जा रहा है उसको लेकर के सवाल उठाता है। डीएम, एसडीएम और एडीएम पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उसको भी लेकर के सवाल उठ रहे हैं। और जयंत चौधरी जब वहां पहुंचे थे तो उस समय समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो भी आगे बढ़ रहे थे, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ऐसे में रालोद के कार्यकर्ताओं पर भी लाठियां चली हैं। वीडियो भी सामने आया है और अखिलेश यादव ने साफ तौर पर मांग करी है कि जयंत चौधरी को सुरक्षा दी जाए और इसके साथ ही जो पुलिसकर्मी इस लाठीचार्ज में शामिल रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की उन्होंने बात कही है। जी
जिस तरीके से आपने बताया है कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो लामबंद हो चुका है और योगी सरकार इस पूरे मामले पर गिरती हुई नजर आ रही है। लगातार चाहे वो कोई भी फैसला योगी सरकार का हो, वो योगी सरकार पर उल्टा पड़ रहा है और इसी को देखते हुए योगी सरकार की किरकिरी इस पूरे मामले पर हो रही है। लेकिन जिस तरीके से 5 लोगों को इजाजत दी जा रही है, विपक्ष के नेता अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं 5 लोगों के साथ, तो क्या जो विपक्ष के बड़े नेता वहां पर पहुंच रहे हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को नहीं समझा रहे हैं या फिर जानबूझकर वहां पर हंगामा खड़ा किया जा रहा है? देखिए, सीधे तौर पर अगर हम ये कहें कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि तमाम जो विपक्षी दल है उनको बेहतर तरीके से ये बात पता है कि वहां पर धारा 144 लागू है और जो वहां पर जाना है तो 5 लोगों से ज्यादा की संख्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से नेता वहां पहुंच रहे हैं, उनके साथ कार्यकर्ताओं का जो सैकड़ों गाड़ियों का हुजूम साथ जाना चाहता है और जब उनको रोका जाता है तो कहीं ना कहीं वो विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं, धरने पर बैठ जाते हैं, जिसको लेकर के पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ रहा है। सीधे तौर पर खबर सुर्खियों में बनी रहे और विपक्षी दल के नेता वहां जो अपनी एंट्री दर्ज कराना चाहते हैं वो सीधे तौर पर एक मीडिया के माध्यम से दर्ज कराना चाहते हैं। अगर कोई विपक्षी दल का नेता वहां जा भी रहा है तो केवल 5 लोग वहां जाकर के मिले, अपने कार्यकर्ताओं को समझाएं कि गांव के अंदर जाना मना है। लेकिन जिस तरीके का राजनीतिकरण हो रहा है, सीधे तौर पर ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि विपक्ष एक साथ लामबंद है और योगी सरकार पर लगातार हमलावर है। आज जयंत चौधरी के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ, हालांकि जयंत चौधरी बाल बाल बच गए, लेकिन अखिलेश यादव ने कार्रवाई करने की मांग करी है योगी आदित्यनाथ सरकार से, साथ ही उनको सुरक्षा देने की भी मांग करी है। जी बिल्कुल बिल्कुल पुनीत, ऐसा लग रहा है जैसे हाथरस राजनीतिक राजधानी बन गया उत्तर प्रदेश में। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हाथरस इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ है। हमने देखा कि टीएमसी के भी नेता यहाँ पर आए उत्तर प्रदेश में, इससे पहले बड़े बड़े कांड हुए, लेकिन कभी टीएमसी का कोई नेता यहाँ पर नहीं नजर आया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से हाथरस में राजनीतिक जमावड़ा लगा हुआ है, विपक्ष के नेता वहां पर लगातार जा रहे हैं और पीड़ित परिजनों से मिल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो भारी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर पहुंच रहे हैं वो हंगामा भी खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। यूपी के नए डीजीपी की तलाश शुरू हो गई है। हाथरस की घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ खासे नाराज नजर आ रहे हैं। हटाए जा सकते हैं यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग में भेजे जाएंगे 3 सीनियर आईपीएस अफसरों के नाम। संघ लोक सेवा आयोग तय करेगा कौन होगा यूपी का अगला डीजीपी। पैनल में कुल 3 आईपीएस अफसरों के नाम हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुजानवीर सिंह डीजी ट्रेनिंग, आरपी सिंह डीजी ईओडब्ल्यू एंड एसआईटी, इनके नाम भेजे गए हैं। राजकुमार विश्वकर्मा चेयरमैन पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड आईपीएस 1988 बैच के हैं। तीनों आईपीएस अफसर पूर्व से गोरखपुर के एसएसपी रह चुके हैं।
मिहिर मिश्रा हमारे मैनेजिंग एडिटर इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मिहिर, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले पर? योगी आदित्यनाथ काफी जो नाराज हैं वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने पहले देखा अवनीश अवस्थी की छुट्टी की गई सूचना प्रसार विभाग से, और अब डीजीपी की भी छुट्टी की जा सकती है। देखिए, दरअसल हितेंद्र, हमें ये जो खबर है इसको पूरा हाथरस के संदर्भ में समझने की जरूरत है जी। और सिर्फ हाथरस नहीं, घड़ी को चीजों को थोड़ा पीछे ले जाएं और जब कानपुर वाला बिकरू और विकास दुबे वाला जो घटनाक्रम हुआ था उस चीज पे हम लोग जाएं, तो ये चीजें जो पिछले कुछ समय से यूपी के अंदर चल रहा था और जिसको लेकर के प्रशासन या सरकार अपनी इमेज को लेकर बहुत सचेत है, तो कहीं न कहीं सूत्रों के हिसाब से ये माना जा रहा है कि सरकार को लगा कि जो इमेज बिल्डिंग का काम होता है उसमें मशीनरी सरकार की फेल रही कहीं ना कहीं, या तो पुलिस के लेवल पे हो या फिर पीआर जनसंपर्क के लेवल पे। जनसंपर्क के लेवल पर जो हुआ उसकी परिणति हम सब देख चुके हैं और उसी की मतलब ये परिणति थी कि अवनीश अवस्थी को हटाया गया, सूचना का प्रभार उनसे लिया गया और वो गृह देख रहे हैं। अब दूसरा ये कंक्लूजन था, क्योंकि बाद में हाथरस के घटनाक्रम में जिस तरीके से खुद डीजीपी का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, इस मामले में ऐसा नहीं है, जो फोरेंसिक एविडेंस इशारा कर रहे हैं कि इसमें रेप नहीं हुआ है, एक दूसरा एंगल इसमें है और तमाम चीजें, और फिर जिस तरीके से इस पूरे मामले ने सियासी रूप लिया और जो राजनीति इस पर हुई, तो उस पर कहीं ना कहीं किसी न किसी की बलि देनी थी। ये एक ब्लंट शब्द है, क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स में अल्टीमेटली गेम ऑफ सर्वाइवल, ये सर्वाइवल का गेम होता है और सर्वाइवल तभी होता है जब आप जो आपके पॉन्स होते हैं, जो फुट सोल्जर्स जिनको बोलते हैं, उनको आपको दरकिनार करना पड़ेगा ताकि पूरा ब्लेम उन पर शिफ्ट किया जा सके। तो पहला इस कड़ी में अवनीश अवस्थी को सूचना से उनसे प्रभार लिया गया और फिर अब ये कयास है, ये इसकी तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन जो एनबी न्यूज के सूत्रों के हवाले से जो हमें जितनी खबरें मिल रही हैं वो लगभग तय माना जा रहा है। यूपी में डीजीपी के पद से एसपी अवस्थी की छुट्टी लगभग तय मानी जा रही है और इसमें विकल्प में कई सारे नाम, जैसा कि आपने बताया है, कई सारे नाम चल रहे हैं। 3 नाम संस्तुति करके भेज दिए गए हैं, जिसमें आपको फिर से बता दूं एनबी न्यूज के दर्शकों को कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि 3 सीनियर मोस्ट जो आईपीएस अफसर हैं अभी यूपी में, उनके नाम अभी भेज दिए गए हैं रिकमेंडेशन के साथ। नामों का जो पैनल भेजा जाएगा उनमें एक सुजानवीर सिंह है जो डीजी ट्रेनिंग है, 1986 बैच के आईपीएस हैं, फिर आरपी सिंह है जो डीजी है ईओडब्ल्यू एंड एसआईटी के डीजी हैं और वो 87 बैच के आईपीएस है, और एक राजकुमार विश्वकर्मा का नाम इसमें है जो कि फिलहाल चेयरमैन है पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के, प्रमोशन बोर्ड के वो चेयरमैन है, वो 88 बैच के आईपीएस है। तो इस कैटेगरी को अगर हम गौर से देखें तो सीनियरिटी के लिहाज से 1986 बैच के सुजानवीर सिंह का नाम पहला आता है जो डीजी ट्रेनिंग है अभी। तो ये सब देखने की बात है कि कैसे, लेकिन एक और कयास बहुत इसमें इम्पोर्टेंट है, ये तीनों आईपीएस पहले गोरखपुर में एसएसपी रह चुके हैं और गोरखपुर जैसा कि हम सब जानते हैं योगी आदित्यनाथ का इलाका है, उनका क्षेत्र है, तो वो एक कनेक्शन वो भी है। और अभी फिलहाल जरूरी था कि जो हाथरस के कारण जो डेंट लगा है सरकार की इमेज को, तो कहीं ना कहीं जो सरकार है वो अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही है। मिहिर, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, यूपी के डीजीपी की भी अब छुट्टी हो सकती है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। किसान कानूनों पर घमासान तेज होता हुआ नजर आ रहा है और इस आंदोलन का केंद्र पंजाब बन चुका है। 25 सितंबर को चक्का जाम किया गया, 1 अक्टूबर से रेल रोको आंदोलन शुरू हुआ और आज शंभू बॉर्डर पर किसान भारी संख्या में एकजुट हुए और वहां पर पंजाबी कलाकारों ने भी किसानों का समर्थन किया है। इसके अलावा पंजाब के मोगा से कांग्रेस का महाआंदोलन भी शुरू हो चुका है। वहां पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महाआंदोलन का शंखनाद किया है। इस कार्यक्रम में पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़, पंजाब कांग्रेस के प्रभारी और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू समेत कई बड़े कांग्रेस के नेता मंच पर मौजूद रहे और जमकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पंजाब के मोगा से कांग्रेस के महाआंदोलन का शंखनाद किया है और इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर किसान कानूनों को लेकर के जमकर निशाना साधा है। वहीं हाथरस मामले पर भी यूपी की योगी सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। और जिन लोगों ने मारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और जिस परिवार की बेटी को मारा गया उनको अपने घर के अंदर बंद कर दिया गया।
डीएम ने उनको धमकाया, चीफ मिनिस्टर ने धमकाया। ये है हिंदुस्तान की हालत। जो अपराध करता है उसके खिलाफ कुछ नहीं होता, और जो मारा जाता है, कुचला जाता है, दबाया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। हिंदुस्तान को गारंटी करके अनाज मिलता है। कौन देता है? पंजाब और हरियाणा। नरेंद्र मोदी जी इस सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक ये सिस्टम रहेगा तब तक उनके मित्र अंबानी, अदानी जैसे लोग हिंदुस्तान के किसानों का पैसा नहीं ले पाएंगे, हिंदुस्तान के किसानों की जमीन नहीं छीन पाएंगे। लक्ष्य इनका एमएसपी को खत्म करने का है, लक्ष्य इनका फूड प्रोक्योरमेंट के सिस्टम को खत्म करने का है। ये जानते हैं जैसे ही एमएसपी खत्म हुई, जैसे ही फूड प्रोक्योरमेंट का सिस्टम खत्म हुआ, वैसे ही पंजाब का, हरियाणा का किसान, हिंदुस्तान का किसान खत्म हो जाएगा। और मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के किसान को कभी खत्म नहीं होने देगी। हम आपके साथ खड़े हैं और हम एक इंच पीछे नहीं हटने वाले। तस्वीरें आप देख सकते हैं, शंभू बॉर्डर पर किसान वहां पर एकजुट हुए प्रदर्शन किया जा रहा है, और उनके साथ पंजाबी जो कलाकार हैं, सिंगर हैं या फिर एक्टर हैं, वो भी वहां पर मौजूद हैं, और लगातार मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल वहां पर किया जा रहा है, किसानों की तरफ से, कलाकारों की तरफ से, और दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी